सोर्स लिस्ट यूज होता है वेंडर को सिलेक्ट करने के लिए, जस्ट हमारा प्रिफर्ड वेंडर कौन रहेगा, ठीक है। तो मटेरियल जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसके रिलेवेंट कौन सा वेंडर एप्लीकेबल है जिसको हम ले सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। मतलब एक मटेरियल है कुछ भी, जैसे ये यहाँ पे मान लीजिए एक मटेरियल है सीमेंट, यहाँ पे वेंडर है सपोज एसीसी, ठीक है। तो जब भी हम सीमेंट मटेरियल सिलेक्ट करेंगे और हम चाहते हैं कि वेंडर ये फिक्स रहे या फिर एक वेंडर का एक ड्यूरेशन रहे कि इस तारीख से इस तारीख तक हम जब भी मटेरियल प्रोक्यूरमेंट करेंगे तो उस ड्यूरेशन में हमारा वेंडर एसीसी ही सिलेक्ट हो, ठीक है। इस केस में कैसे सेटिंग करेंगे, इस केस में हमको सोर्स लिस्ट मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सोर्स लिस्ट हम मेंटेन करने के लिए मटेरियल मास्टर में मुझे चेंजेस करना पड़ेगा। तो मटेरियल मास्टर में कैसे करेंगे, सपोज एक मटेरियल बना लेते हैं या फिर बना हुआ में भी हम चेंज कर सकते हैं। MM02 में जाके MM02 में जाएंगे, यहाँ पे MM02 में प्लान डालेंगे MISL, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जैसे मैं एक ACC सीमेंट, ये जैसे सपोज एक मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल है, नहीं तो ये ले लेते हैं, ठीक है। तो एक मटेरियल ले लेते हैं, एंटर, चेंज मोड में है MM02, एंटर एंटर। अभी देखिए यहाँ पे परचेजिंग में जाना है, ठीक है। परचेजिंग डेटा में जाके यहाँ पे एक सोर्स लिस्ट का चेक है, ये सोर्स लिस्ट का चेक हमको लगा देना है। अगर इस मटेरियल में हमको वेंडर फिक्स करना है तो, अगर नहीं करना तो ये चेक नहीं लगाना है, ठीक है। तो सोर्स लिस्ट का यूज कहाँ पे आएगा, हम इसको चेक लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर देते हैं, हो गया मटेरियल चेंज। उसके बाद वेंडर में भी एक चेक लगाना पड़ता है हमको, /NXK02। सपोज एक वेंडर है, एक था ना ACC बोल के एक वेंडर था, ये वाला 910, इसको कंपनी कोड MISL, ठीक है। लिस्ट ऑपरेशंस, इसमें भी परचेजिंग डेटा में जाएंगे, लास्ट वाला, ठीक है, वेंडर का परचेजिंग डेटा में जाएंगे, एंटर। अभी आ गए हैं परचेजिंग डेटा में, यहाँ पे हमको एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड में चेक लगाना होगा, ठीक है। इसको चेक लगा के अभी सेव कर देंगे, ठीक है। तो अभी वेंडर में और मटेरियल में मैंने एक चेक लगाया है दोनों में, इसके वजह से सोर्स लिस्ट यहाँ पे काम करेगा। सोर्स लिस्ट किस पे काम करेगा, PO पे, ME21N। जब भी हम PO बनाते हैं तो यहाँ पे वेंडर सपोज 910 ये मैंने ले लिया, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन सपोज MISL, MISL, और मटेरियल क्या था, ACC। इसको मटेरियल को ड्रॉप डाउन करके खोजना पड़ेगा, सीमेंट ACC, सीमेंट, सर्च कर दिया मटेरियल, ये वाला, ठीक है। ये मटेरियल कोड है हमारा। क्वांटिटी सपोज यहाँ पे 100, प्लांट MISL एंड स्टोरेज लोकेशन MISL, ओके। तो यहाँ पे नॉर्मली जैसे PO बनाते हैं उसी तरह से हमको बनाना है, फिर एंटर। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्टेटस ब्लॉक फॉर प्रोक्योरमेंट वेरियस। इसका मतलब क्या है, कौन बता सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिस्टम क्या बोल रहा है। क्रॉस फंड ट्रांजैक्शन पे होल्ड किया है किसी ने। हाँ राइट, ये मटेरियल किसी ने ब्लॉक किया है इसलिए सिस्टम ये मैसेज दे रहा है। इसको कैसे ठीक करेंगे, MM02 से करेक्ट, /N MM02, इसमें जाएंगे, मटेरियल को डाल देंगे, एंटर एंटर एंटर। देखिए यहाँ पे तो ब्लॉक नहीं लगा है, यानी परचेजिंग में लगा होगा, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये ब्लॉक को हटा देंगे, डिलीट। अब इसको सेव कर देंगे। अब ये मटेरियल को प्रोक्यूर कर सकते हैं, /NME21N, ठीक है। फिर से डालते हैं डेटा 910 हेडर डेटा, MIL कंपनी कोड, मटेरियल है हमारा ये, PO क्वांटिटी, प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन, प्रेस एंटर। अभी देखिए मैंने चेक लगा दिया है मटेरियल में सोर्स लिस्ट के लिए। अभी सिस्टम क्या मैसेज दिया,
देखिए इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। मटेरियल 7860 नॉट इंक्लूडेड इन सोर्स लिस्ट डिस्पाइट सोर्स लिस्ट रिक्वायरमेंट, मतलब हमारा सोर्स लिस्ट मेंटेन्ड नहीं है। अगर हम मटेरियल में फिक्स करते हैं सोर्स लिस्ट, चेक लगाते हैं, तो उस केस में हमको सोर्स लिस्ट मेंटेन करना होगा। अभी देखिए सोर्स लिस्ट कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो सोर्स लिस्ट का फायदा क्या है कि अगर हम एक मटेरियल, एक कोई भी मटेरियल पे हम वेंडर को फिक्स करना चाहते हैं कि ये मटेरियल यही वेंडर सप्लाई करे, या फिर किसी को हम ब्लॉक करना चाहते हैं कि ये मटेरियल ये वेंडर सप्लाई ना कर पाए कभी भी, ठीक है, तो दोनों केस में हमको सोर्स लिस्ट मेंटेन करना पड़ता है। तो सोर्स लिस्ट मेंटेन करने का टी कोड क्या है, /o ME01, ठीक है। टी कोड है ME01। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मेंटेन सोर्स लिस्ट प्लांट, किस प्लांट के लिए कर रहे हैं, MISL के लिए कर रहे हैं, एंटर। उसके बाद देखिए यहाँ पे वैलिड फ्रॉम वैलिड टू, अगर मैं आज से लगाता हूँ 15 से, आज करने जा रहा हूँ तो आज से लगा देता हूँ, आज का डेट 2021 कब तक, सपोज मैं एक महीने के लिए दे देता हूँ यहाँ पे 6 या फिर 5/21/22। अभी मैं एक महीने के लिए डेट फिक्स कर दिया इस वेंडर पे। वेंडर क्या था वो 910, ये वेंडर था। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन MISL, ठीक है, एंटर। अभी यहाँ पे और कुछ डेटा डालने का जरूरत नहीं है, तो मैंने क्या डाला, वैलिड फ्रॉम वैलिड टू, कब से कब तक ये वेंडर हमारा एप्लीकेबल रहेगा ये मटेरियल सप्लाई करने के लिए। मतलब ये वेंडर छोड़ के और कोई भी सप्लाई नहीं कर सकता, ये सीमेंट वाला जो मटेरियल है उसको कोई सप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक चेक दिख रहा है, दो, फिक्स सोर्स एंड ब्लॉक। तो फिक्स अगर कर देंगे तो इस केस में क्या होगा, वेंडर जो है हमेशा ये मटेरियल जब भी लेंगे हमको यही वेंडर यूज करना पड़ेगा, दूसरा वेंडर हम यूज नहीं कर सकते हैं अगर फिक्स करते हैं। तो अगर जैसे सोर्स लिस्ट दूसरे के लिए भी मेंटेन है, सपोज यहाँ पे सेम मटेरियल दूसरा वेंडर भी सप्लाई कर रहा है, तो मैं उसके लिए भी अगर सोर्स लिस्ट मेंटेन करा तो उस केस में यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर वेंडर को हमको ऑर्डर देना है हमेशा, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो हमको फिक्स लगाना है। फिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हेलो, जी सर। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। फिक्स कब यस सर। करेंगे, जब हमको किसी एक वेंडर को ऑर्डर देना है ओनली, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, जैसे फ्रॉम टू मैंने सेट किया, एक पर्टिकुलर वेंडर को फिक्स कर दिया। अभी मैं दूसरा भी सोर्स लिस्ट मेंटेन करूंगा ना, तो ये ऑर्डर उसको नहीं दे सकते हैं, जिसको फिक्स करेंगे उसको दे सकते हैं। अगर ये फिक्स हटा देता हूँ तो यहाँ पे दूसरा सोर्स लिस्ट भी हम दे सकते हैं, दूसरा सोर्स लिस्ट भी मेंटेन कर सकते हैं दूसरे वेंडर के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब क्या है, अगर मैं इसको ब्लॉक चेक लगा देता हूँ और सेव कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये वेंडर जो 901 है, ये वेंडर ये मटेरियल सप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसका मतलब है मैं इसको सप्लाई रोक रहा हूँ, मतलब ब्लैक लिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसको हटा देते हैं। ये फिर उसके बाद है MRP। MRP होता है यूज PP मॉड्यूल में प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए, उस पर भी एप्लीकेबल हो सकता है सोर्स लिस्ट। इसको सेव कर देंगे। अभी मैं जस्ट सोर्स लिस्ट क्रिएट कर दिया है, ठीक है, मेंटेन कर दिया है। अभी जब PO बनाएंगे बैक करके ME21N, ठीक है, ये है हमारा वेंडर 901, मटेरियल, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, एंटर, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, सारा डिटेल फीड कर देंगे। अभी देखिए अभी वो एरर नहीं दिया जो जब दे रहा था, सॉरी ये हट गया यहाँ से, फिर से डालना पड़ेगा इसको, क्वांटिटी लाइक 100, प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन, प्रेस एंटर। देखिए अभी वो एरर नहीं दिया, अभी प्राइस वाइज सब पिक कर रहा है यहाँ पे। अभी सोर्स लिस्ट का एरर नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने सोर्स लिस्ट को मेंटेन कर दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया सोर्स लिस्ट मेंटेन करना, ठीक है। अगर हम सोर्स लिस्ट को जैसे कि मैं बताया कि ब्लॉक कर देंगे, या फिर दूसरे वेंडर को ऑर्डर देंगे, जैसे ये 910 था, अभी सपोज दूसरा कोई वेंडर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये वेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर। सिस्टम क्या मैसेज दे रहा है, नो मास्टर रिकॉर्ड्स। अच्छा ये वेंडर अवेलेबल नहीं है SARK, इसको SRK में ये वेंडर होगा, कोई दूसरा वेंडर ले लेते हैं लाइक 63।
हाँ देखिए, अभी मैं दूसरा वेंडर को अगर ये मटेरियल ऑर्डर करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, उस केस में क्या बोल रहा है सिस्टम, अगेन बोल रहा है सोर्स लिस्ट मेंटेन्ड नहीं है, ठीक है। तो हम इसके लिए भी दूसरे वेंडर के लिए भी मेंटेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 636 इसको जाके ME11 से फिर से, सॉरी ME01 से यहाँ पे ही सेम में जाएंगे, यहाँ पे जैसे वैलिडिटी दे देंगे 16/05, क्योंकि सेम डेट में नहीं दे सकते हैं, सेम डेट में मैंने ऑलरेडी किसी को असाइन कर चुका हूँ, तो इसको मैंने उसके बाद वाले डेट से दे देता हूँ, 16 से लेके फिर 15 7 या 6 तक 2020, इसको भी मैंने एक मंथ के लिए अलाउ कर दिया। वेंडर कोड क्या था, 636, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन MISL, एंटर, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं ये दोनों यहाँ पे मेंटेन करा है, ठीक है, सेव कर देता हूँ। अभी देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे नेक्स्ट बैक करके यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। अभी वो एरर चला गया यहाँ से, ठीक है, एरर हट गया, अभी ये वार्निंग मैसेज है। तो इसका मतलब है कि मैं एक साथ मल्टीपल वेंडर को ये मटेरियल असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 2 वेंडर तो मेंटेन तो कर लिया हमने, लेकिन अगर हम इसको इसमें से एक को फिक्स कर देते हैं, जैसे इसको फिक्स कर देते हैं, तो फिक्स करके जब जैसे ही सेव करेंगे तो क्या होगा कि हमको इस पे वेंडर ऑर्डर देना अलाउड नहीं करेगा। देखिए ये क्या बोल रहा है, जस्ट अ मिनट, इसको बैक करके फिर से बनाना होगा, /n ME21N। अभी ये वेंडर 36 ये वाला करेंगे तो वो कहेगा ब्लॉक, सिस्टम ब्लॉक बोलेगा, ठीक है। एंटर परचेजिंग, एंटर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मटेरियल, इस मटेरियल में सोर्स लिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये सिस्टम बोल रहा है, लेकिन सोर्स लिस्ट हमारा उधर है ऑलरेडी, यहाँ पे मेंटेन्ड है सोर्स लिस्ट उस वेंडर के लिए, लेकिन क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसको 910 वेंडर पे फिक्स कर दिया है, ताकि ये जैसे ही फिक्स करेंगे ये बाकी को वेंडर को देखे, मतलब ये काउंट नहीं करेगा, कॉल नहीं करेगा, ये सब वेंडर पे इफेक्टिव नहीं होगा, सिर्फ इसी पे इफेक्टिव होगा जो रेड यहाँ पे रेड कलर में दिखा रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने फिक्स कर दिया है। अभी हम चलिए यहाँ पे वेंडर चेंज करके दिखाते हैं। अब अगर अभी हम 910 करेंगे तो ये सिस्टम अलाउ कर दिया, ठीक है। अभी हो गया, यहाँ पे सेव कर सकते हैं, चेक, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं इस पे फिक्स किया हूँ इसलिए अलाउ कर रहा है, सेव, बस। तो सोर्स लिस्ट हम कोई भी एक पर्टिकुलर मटेरियल एक वेंडर के साथ कर सकते हैं, मल्टीपल वेंडर के साथ भी कर सकते हैं। अगर हमको ऑल टोटल मटेरियल के ऊपर करना है, जितना भी हमारे सिस्टम में मटेरियल है, यानी हमको प्लांट लेवल पे अगर करना है, कि जैसे हम जब भी PO बनाए तो वो सारे मटेरियल में सोर्स लिस्ट मेंटेन होना चाहिए, विदाउट सोर्स लिस्ट मेरा PO क्रिएट ना हो पाए, ठीक है। अगर ये चेक लगाना है तो कैसे लगाएंगे, देखिए ये तो हो गया सोर्स लिस्ट के लिए। SPRO में जाएंगे, SAP रेफरेंस IMG, यहाँ पे जाएंगे मटेरियल मास्टर, परचेजिंग, सोर्स लिस्ट, डिफाइन सोर्स लिस्ट रिक्वायरमेंट एट प्लांट लेवल, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमारा प्लांट क्या है, MISL। अगर इसमें हम अगर चेक लगा देते हैं सोर्स लिस्ट में और सेव कर देते हैं, तो अभी क्या होगा, इस प्लांट में जो भी मटेरियल हम PO बनाएंगे वो सोर्स लिस्ट मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। एक बना के दिखाता हूँ, मैं कोई भी एक मटेरियल लेता हूँ, उसमें सोर्स लिस्ट मांगेगा ही मांगेगा, ME22, जिसमें मेंटेन नहीं भी करेंगे उसमें भी मांगेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वेंडर ले लिया मैंने कोई भी, सपोज दूसरा कोई वेंडर ले लेते हैं, F4, सपोज यहाँ पे ले लेते हैं ये वेंडर, एंटर, परचेजिंग ले लेते हैं MISL, MISL, एंटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी मटेरियल ले लेते हैं जिसमें मेंटेन नहीं है सोर्स लिस्ट, सपोज यहाँ पे ले लेते हैं
बेयरिंग ले लेते हैं, बेयरिंग में तो सोर्स लिस्ट नहीं है, बेयरिंग ले लेते हैं, इसमें क्वांटिटी ले लेते हैं 10 प्लांट MISL एंड MISL, एंटर। देखिए यहाँ प्राइस मांग रहा है, प्राइस दे देते हैं 500। ठीक है, अभी देखिए सिस्टम क्या मैसेज दिया, सेम मैसेज, सोर्स लिस्ट इसमें मेंटेन नहीं है, सोर्स लिस्ट इसमें इंक्लूड नहीं है मटेरियल में। तो अभी मैंने प्लांट लेवल पे चेक लगा दिया है, इसका मतलब हम किसी भी मटेरियल को प्रोक्यूर करेंगे तो सोर्स लिस्ट मैंडेटरी है किसी भी मटेरियल के लिए। ठीक है, तो हम प्लांट लेवल पे एट ए टाइम लगा सकते हैं, जरूरत नहीं है कि हम एक एक मटेरियल पे लगाएंगे। अगर एक एक मटेरियल पे लगाने का रिक्वायरमेंट है तो उस तरह से ME01 से भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको वापस से चेंज कर देते हैं, SPRO मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, सोर्स लिस्ट, एग्जीक्यूट। अभी हम इसको वापस से हटा देते हैं MISL से, नहीं तो कोई भी PO बनाएगा उसको बोलेगा सोर्स लिस्ट मेंटेन करने। ठीक है, तो इस तरह से हम सोर्स लिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी पार्ट में? हेलो, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, ठीक है, तो ये हमारा था सोर्स लिस्ट। सोर्स लिस्ट हो गया हमारा कंप्लीट, क्योंकि प्लांट लेवल पे भी हम लगा सकते हैं, एट प्लांट लेवल एंड एट मटेरियल लेवल, मटेरियल एंड वेंडर, ये दोनों पे सेट कर सकते हैं, कैन सेट। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाइए, आप लोग को बताता हूँ मैं अकाउंट डिटर्मिनेशन। ओके, तो अकाउंट डिटर्मिनेशन जो है, अकाउंट डिटर्मिनेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसका सेटिंग होता है OBYC टी कोड से। OBYC टी कोड में हम अकाउंट डिटर्मिनेशन को सेट करेंगे। ठीक है, ओके, ये तो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। ठीक है, अभी देखिए, अभी अकाउंट डिटर्मिनेशन, अकाउंट डिटर्मिनेशन होता क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम में कि हमारा P2P साइकिल में अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होता है, ईच एंड एवरी लेवल अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होता है। ठीक है, जैसे ये वाला मैंने बताया था, गुड रिसीव के टाइम पे अकाउंटिंग एंट्री, फिर जाके माइरो माइरो लेवल पे अकाउंटिंग एंट्री, MIRO माने इनवॉइस के टाइम पे अकाउंटिंग एंट्री, पेमेंट के टाइम पे अकाउंटिंग एंट्री, ये सब अकाउंटिंग एंट्री ऑटोमेटिक सिस्टम में पोस्ट होता है। क्योंकि हम लोग जब गुड रिसीव करते हैं तो वहाँ पे ये अकाउंट सिलेक्ट नहीं करते हैं, और ना ही हम सिस्टम को बताते हैं कि ये डेबिट होगा या ये क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये तो हम सिस्टम को नहीं बताते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली ये एंट्री कैसे होता है, ये कैसे सिस्टम ऑटोमेटिकली फाइंड करता है। तो अकाउंट डिटर्मिनेशन का पर्पस क्या है, क्यों सिस्टम में अकाउंट डिटर्मिनेशन का फंक्शन। सर ये कब हेलो सर ये कब बताया था, ये टॉपिक कब बताया था ऊपर वाला, हमें तो नहीं पता। अरे नहीं नहीं, ये तुम लोग को नहीं बताएगा था, ये GRI तुम लोग का P2P साइकिल अभी हुआ नहीं है ना, लेकिन अकाउंट डिटर्मिनेशन अच्छा अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, देखो, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी ऐसा नहीं है कि नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक PO बनाता हूँ पहले ME21N से, कोई भी एक PO ले लेते हैं, सपोज 9, ऑटोमेटिकली हमारे सर आपने प्रीवियस क्लास का वो भी नहीं भेजा सर, पूरा लिंक। क्या रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं? यस सर, प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं भेजा सर आपने।
इन्फो रिकॉर्ड वाला ना? सिर्फ आपने इन्फो रिकॉर्ड भेजा सर, जो पहले की भी रिकॉर्डिंग थी ना, जो आपने उससे पहले करवा रहे थे इन्फो रिकॉर्ड से पहले, वो नहीं भेजा सर आपने। अच्छा ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ आप लोग का क्लास में क्या क्या लास्ट भेजा था, मैं उसको चेक करके जो बचा रहेगा उसको मैं भेज दूंगा। ठीक है, आज भेज दूंगा मैं। कि आपने जो लास्ट में करवाया था ना सर, दोनों का मिक्सअप, जैसे आज कर रहा है क्लास, उसका मिक्स करके दिया है सर आपने। अच्छा अच्छा ठीक है समझ गया। तो देखिए यहाँ पे मैं एक मटेरियल कोड लेता हूँ, एसीसी सीमेंट, इसका पीओ क्वांटिटी सपोज 120, एक नॉर्मल पीओ में बना रहा हूँ। अभी अकाउंट डिटर्मिनेशन कैसे होता है सिस्टम में, कैसे वर्क करता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, इसको सेव करेंगे। ये हो गया हमारा पीओ जनरेट 4570 परचेज ऑर्डर। और जब हम अभी गुड रिसीव करने जाएंगे, पीओ तो हो गया, इसके बाद क्या होगा, मीगो, MIGO, मीगो का मतलब होता है गुड्स रिसिप्ट। तो अभी जब हम गुड्स रिसीव करने के लिए जाएंगे, सिस्टम एक मैसेज दे रहा है पीओ नॉट येट रिलीज्ड। कौन सा टिकट से रिलीज होगा? 9। ये हमने रिलीज कर देते हैं इसको। अच्छा, रिलीज स्ट्रेटेजी वाला आप लोग को दिया था ना वीडियो? यस सर। ओके, तो ये मैंने पीओ को रिलीज कर दिया है। ठीक है, अब इस पीओ से हम गुड रिसीव कर पाएंगे। /NMIGO, अभी हम इस पीओ को गुड रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे मैसेज नहीं दिया सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे देखिए 120 क्वांटिटी है। ठीक है, अभी मैं 120 क्वांटिटी को रिसीव कर रहा हूँ। वेयर, हमारे स्टोरेज लोकेशन MSL प्लांट में। इसको जस्ट चेक लगाना है, उसके बाद यहाँ पे चेक करके पोस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ क्वांटिटी को डाला और पोस्टिंग कर दिया, सेव कर दिया। ये काम किसका है, स्टोर का। तो स्टोर डिपार्टमेंट जब गुड रिसीव करता है तो सिस्टम में क्या होता है, एक अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होता है। वो अकाउंटिंग एंट्री क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। मटेरियल डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करता हूँ यहाँ पे, डिस्प्ले। ठीक है, ये आ गया है डिस्प्ले, सेम नंबर, एंटर। ये 120 क्वांटिटी अभी मैंने किया था। तो यहाँ पे एक अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होता है। डॉक्यूमेंट इन्फो में क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन टैब में, और FI डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए GRIR एंड प्राइस डिफरेंस। ये GRIR और प्राइस डिफरेंस का GL मैप है। कहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली पोस्टिंग की कहाँ से आ गया, पोस्टिंग की का मतलब क्या है, और ये अकाउंट ऑटोमेटिकली पिक हो रहा है। ठीक है, इसमें वैल्यू ऑटोमेटिकली जा रहा है। ठीक है, ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। हम लोग तो कहीं भी वैल्यू नहीं डाले हैं, कहीं भी क्वांटिटी, ओनली क्वांटिटी डाले हैं, ये सब तो नहीं डाले हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक कैसे पोस्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं दिखाता हूँ। एक न्यू स्क्रीन खोलते हैं यहाँ से, न्यू। रविंद्र जी, आपको रिपीट क्या रिपीट करने के लिए बोल रहे थे? एक्चुअली मैं समझा नहीं। ठीक है, अभी क्या कर रहा था हमने? हाँ, और वो प्रीवियस टॉपिक बोल रहे थे, अच्छा सोर्स लिस्ट। ठीक है ठीक है ठीक है। सोर्स लिस्ट वाला मैं फिर से बता दूंगा, कोई इशू नहीं। बहुत ही छोटा पार्ट है, मतलब बहुत ही मतलब मिनिमम पार्ट है। सर और वो प्लीज थोड़ा वो भी पिछली क्लास का पूरा वीडियो ही भेज देना। हाँ क्योंकि भेज पिछली क्लास में काफी कुछ था सर वो। अच्छा अच्छा ठीक है भेज दूंगा। राहुल आपको भेजा था क्या? हेलो राहुल, मुझे लग रहा है बैच 2 में मैंने भेजा था। सर वो गलती से उन बैच में चला गया, लेकिन जो हमारी क्लास की थी ना, बल्कि वो आपने शायद वो कर दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आज देख के आप हाँ लोग, सर, कौन सा कह रहे हैं आप? वो जो लास्ट हम लोग का इन्फो रिकॉर्ड वाला क्लास हुआ था ना, जिसमें आप लोग फर्स्ट टाइम इन लोगों को ज्वाइन किया था, ये बैच को ज्वाइन किया था। हाँ सर, इन्फो रिकॉर्ड का थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो आया था 16 मिनट का। अच्छा अच्छा
ठीक है, मैं देख, वही हमें मिला है सर सिर्फ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जो देख, उससे पहले 1 घंटे की क्लास लगी थी ना सर, उसका नहीं आया वो, वही मैं बोल रहा हूँ सर। ठीक है, मैं देख के भेज दूंगा फिर से। उसके पहले का नहीं आया सर, क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं हो पाया था। आपने कहा था मैं उस पर दोबारा से वर्क करूंगा फिर भेजूंगा, इन्फो रिकॉर्ड, हाँ। तो वो अधूरा ही अधूरा है सर, अभी हवा में। अच्छा ठीक है, उसको जमीन पे ले आएंगे जब हवा में। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को ओबीवाईसी सेटिंग, ओबीवाईसी। हाँ मैं भी सर बाद में सिखा देना सर ये प्रॉपर, पिछला भी मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया सर वो टॉपिक। हाँ ठीक है, सिखा दूंगा। परचेज इन्फो वाला मैंने पहले ही बोला था सर, उसके बाद नेक्स्ट डे। ठीक है, मैं परचेज इन्फो वाला फिर से क्लिक कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो अकाउंटिंग एंट्री गिर रहा है मीगो के टाइम पे, MIGO में जो FI डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहा है ऑटोमेटिकली, वो हो रहा है 96 एंड 83। 96 का मतलब क्या है और 83 का मतलब क्या है, पहले ये देखिए। 96 का मतलब है आपका GRIR क्रेडिट, और 86 का मतलब है 86 83 का मतलब है प्राइस डिफरेंसेस। ओके, तो इसमें ये जो GL यहाँ पे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे सिस्टम में कहीं तो मैप है जहाँ से ये ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है, ठीक है। तो वो मैं दिखा रहा हूँ, टी कोड है OBYC। OBYC में यहाँ पे BSX में डबल क्लिक करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट डालेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, GL का हेड होता है, सारा GL चार्ट ऑफ अकाउंट में बनता है, ये फाइनेंस वाला टीम बनाते हैं, ठीक है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर में ये सारे GLs हैं, 4 सीरीज में जितना देख रहे हैं ये GLs है, और ये सब वैल्यूएशन क्लास है। वैल्यूएशन क्लास कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ पे पुट करते हैं? हेलो, किसी को नहीं पता? रॉ मटेरियल में करते हैं, MM01 में लास्ट में करते हैं हाँ, accounting। एग्जैक्टली MM01। स्टैंडर्ड और मूविंग वो कौन सा दोनों। होते हैं, कौन सा हाँ हाँ राइट, पनिशमेंट। हाँ MM01 में जब मटेरियल बनाते हैं तो लास्ट अकाउंटिंग 1 में हम वैल्यूएशन क्लास पुट करते हैं। तो वैल्यूएशन क्लास पुट करने का पर्पस ही यही है कि हमारा GL को डिटरमाइन करेगा ऑटोमेटिकली। तो हम जब मास्टर बनाते हैं, मटेरियल का मास्टर, वहाँ पे वैल्यूएशन क्लास सपोज 30-40 डाल देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जब गुड रिसीव करेंगे तो इन्वेंट्री जब पोस्ट होगा ऑटोमेटिकली ये GL को पिक करेगा, ठीक है। तो ये GL देखिए क्या है, ये GRIR का GL होगा 40009, यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए 4009, ये हो गया हमारा। अरे बाप रे, तो बहुत सारा अलग अलग बना के रखा है, ठीक है। तो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट में देखना पड़ेगा, चार्ट ऑफ अकाउंट 4 टाइम्स 09 पॉइंट 4 टाइम्स 09, ये GL देखने के लिए और क्रिएट करने के लिए टी कोड है FS00, ठीक है। यहाँ पे देखिए मटेरियल स्टॉक 4009, तो हमने इसको बनाया था मटेरियल स्टॉक यानी इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का जो हमारा GL है वो हमने मैप किया है था OBYC में BSX में जाके, ठीक है। ठीक है, तो BSX में जाके यहाँ पे इन्वेंट्री मैंने मेंटेन कर दिया है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट एंट्री जो गिरा है यहाँ पे देखिए, ये क्या है, प्राइस डिफरेंस 83, ये कहाँ पे गिरा होगा, PRD में। यहाँ पे देखिए PRD प्राइस डिफरेंस है, इसमें डबल क्लिक करेंगे, इसमें भी देखिए 30-40 में एक GL यहाँ पे है 9007। तो यही GL आपको यहाँ पे एंट्री में दिखा रहा है 9007, ठीक है। तो ये जहां भी GL हम वैल्यूएशन क्लास के थ्रू अकाउंट की को असाइन करेंगे, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम डिफाइन हो जाएगा कि क्या GL में हिट करना है। इसका पर्पस क्या है, ये ऐसा क्यों सिस्टम ने ऐसा डिजाइन किया है, क्योंकि अगर ईच एंड एवरी टाइम जब हम मीगो करेंगे, गुड रिसीव करेंगे, तो ये GL ये पोस्टिंग की अगर मुझे डालना पड़ेगा हर टाइम, तो एक तो टाइम टेकन हो जाएगा, वो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा पर्पस क्या है कि अगर एंड यूजर गलती से ये GL को वहां पे कुछ और पुट कर दिया, सपोज 9007 की जगह 9008 डाल दिया, तो उस केस में क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एंट्री रॉन्ग ना हो, इसके लिए हम लोगों ने OBYC प्रीफिक्स करते हैं कि कौन सा GL कौन सा डिटरमाइन करेगा एट द टाइम ऑफ गुड रिसीव। ठीक है,
उसके बाद देखिए सर ये बड़ी प्राइस डिफरेंस में क्यों जा रहा है? डेबिट और क्रेडिट में जाना चाहिए था ये, कि अभी जाएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे है वो गलत जीएल इसलिए उठा और ये रहा है। हेलो, हाँ 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 जी सर। हाँ, तो ये जो गलत इसलिए उठा रहा है क्योंकि जो वैल्यूएशन क्लास है हमारा मटेरियल में, वो किसी ने गलत वहाँ पे पुट कर दिया है, मतलब दूसरा तो वहाँ पे। प्राइस डिफरेंस में कर दिया, हाँ, वैल्यूएशन यहाँ पे जो मैप मेंटेन, कर दिया। ये देखिए वैल्यूएशन अकाउंटिंग में जाएंगे तो पहले कुछ और होगा और अभी कुछ और मेंटेन कर दिया, 40-60 मेंटेन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ तो ये वाला 40-60 यहाँ ब्लैंक है, ये वही। प्राइस पीआरडी से बिलोंग करता होगा ये वैल्यूएशन क्लास, इसलिए वहाँ पे जा रहा है, लेकिन हाँ एक्चुअली 30-40 होना चाहिए। ठीक है, तो ये सही से जैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप जब न्यू प्लांट बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली बीएसएक्स एंड डब्ल्यूआरएक्स हिट करेगा, जीआरआर और इन्वेंट्री, मतलब बीएसएक्स से इन्वेंट्री और डब्ल्यूआरएक्स से आपका जीआरआर। तो जो एक्चुअली एंट्री गिरता है अगर जी आपको आ रहा है। इसी में सेट करेंगे तो इसी में एंट्री गिरेगा। अब प्राइस डिफरेंस में कब जाता है, पीआरडी में कब जाता है, जब आप क्वांटिटी कम करते हो। जैसे मुझे गुड रिसीव करना था कितना का, 100 क्वांटिटी का, लेकिन मैंने करा 50 क्वांटिटी का, 50 क्वांटिटी बाद में करेंगे तो वो 50 क्वांटिटी प्राइस डिफरेंस में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब जीआर करेंगे तो प्राइस डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये पर्पस है। तो ये ओबीवाईसी सेटिंग में हम जो भी एंट्री यहाँ पे करते हैं, जैसे अभी नेक्स्ट क्या है यहाँ पे मीगो करेंगे, तो गुड रिसीव तो हमने कर लिया, पीओ में देख लेते हैं सर ME20। प्राइस डिफरेंस कहाँ पे देख सकते हैं हम सर? हाँ जैसे मतलब ये क्या कहते हैं आपके एफआई वाले देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं कि प्राइस डिफरेंस जा रहा है बहुत ज्यादा, हाँ, कि हमने राइट। जैसे लेन देन काफी कर दिया है, हम्म, वो हमने हम्म, कम क्वांटिटी कर दी, पर मतलब हमारे पास आया कुछ ज्यादा था, हाँ, बिलिंग हमारे पास उसकी है, पर हमने रिसीव कम किया। सर ये डिफरेंस कहाँ पे देख सकते हैं, कुछ बता सकते हैं? या प्राइस में डिफरेंस आ गया हो, पहले मतलब रेट 100 रुपए हो, फिर बाद में हमने 90 में लिया, हाँ, तो वो डिफरेंस जो ग्रेट। तो वो प्राइस डिफरेंस में ही दिखेगा, प्राइस डिफरेंस का जीएल में माइनस में, मैंने क्रेडिट में या डेबिट में पोस्ट होगा आपका जो भी डिफरेंसेस है। इसी के लिए तो मेंटेन करते हैं प्राइस डिफरेंस। तो ये अपने आप ही चले जाएगा सर उसमें, हाँ, ऑटोमेटिकली प्राइस पीआरडी डिफरेंस में? में हम पीआरडी में जो मेंटेन करेंगे ना, पीआरडी कब हिट करेगा, जब हमारा प्राइस डिफरेंस हो जाएगा तब जाके पीआरडी यहाँ पे हिट करेगा। ठीक है, अभी तो यहाँ पे गलती से हिट तो कर फिर रहा लिंक कैसे हुआ वो? है। देखें, लिंक कैसे हुआ सर उससे? लिंक होगा, देखिए कैसे होगा। सपोज हम कम करते थे क्वांटिटी। नहीं नहीं, कैसे होगा मैं हाँ बोलता हूँ। पीआरडी में जाएंगे, यहाँ पे आपका वैल्यूएशन क्लास रहेगा मटेरियल का। अगर जैसे जैसे ही आपका वहाँ पे डिफरेंस आएगा, अगर यहाँ पे मैप नहीं रहेगा आपका वैल्यूएशन क्लास इस प्राइस डिफरेंस के साथ, तो सिस्टम में एरर देगा कि यू डू नॉट हैव मेंटेन पीआरडी। आपको आ जाएगा अकाउंट डिटर्मिनेशन पीआरडी इज नॉट डन, ऐसा करके मैसेज आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका प्राइस डिफरेंस हो रहा है, इसीलिए पीआरडी हिट कर रहा है। तो पीआरडी जब हिट करेगा तो आपको उसी वैल्यूएशन के साथ जीएल का मैपिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये है टोटल ओबीवाईसी सेटिंग, जिससे एफआई और एमएम का इंटीग्रेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, हाँ राहुल बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे क्वांटिटी हमने जैसे 120 मंगाई, हमने 100 ली, हम्म, तो उसका कहीं डिफरेंस दिखाएगा सर? आप रेट में डिफरेंस दिखाएगा कि ये तो रेट डिफरेंस है ना सर? हाँ हाँ, रेट ये डिफरेंस तो है। प्राइस डिफरेंस है। हम्म, तो सर वो क्या कहते हैं, जीएल के सॉरी जो वैल्यूएशन क्लास है वो उससे लिंक होना जरूरी है, पीआरडी, एग्जैक्टली, अगर लिंक पीआरडी नहीं का भी जीएल। रहेगा, अगर लिंक नहीं भी रहेगा ना, क्योंकि हर टाइम लिंक नहीं रहता है। हाँ ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में जब आप हाँ इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो लिंक नहीं रहेगा, लेकिन जब आप जीआर करने के लिए जाओगे वहां पे अगर डिफरेंस आ गया, चाहे क्वांटिटी से डिफरेंस हो या वैल्यू से डिफरेंस हो, अगर डिफरेंस आ गया तो वो डिफरेंसेस कहाँ पोस्ट होगा, उसके लिए एक जीएल चाहिए। तो ऑटोमेटिकली सिस्टम मैसेज देगा अकाउंट डिटर्मिनेशन पीआरडी इस वैल्यूएशन क्लास के साथ रिक्वायर्ड। जीरो मिसिंग है। ठीक है, तो आपको उसको मैप करना पड़ेगा, फिर आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, समझ गया। हाँ आप ट्राई करिए इसको, नहीं होगा तो मैं देखूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा मीगो। अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे माइरो। देखिए मीगो यहाँ पोस्ट हो गया, मतलब गुड रिसीव हो चुका है। अभी क्या करेंगे, इनवॉइस रिसीव करेंगे, इतना ही क्वांटिटी का 120 क्वांटिटी का इनवॉइस करेंगे माइरो। तो माइरो करेंगे तो क्या अकाउंट डिटर्मिनेशन होता है, MIRO। देखिए यहाँ पे माइरो का आज का डेट दे देते हैं, यहाँ पे पीओ दे देते हैं। पीओ क्या था,
ये पीओ था हमारा, पीओ एंटर, जस्ट डेट देके पीओ एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 120 जितना भी गुड रिसीव हुआ है वो गुड रिसीव यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे यही वैल्यू, सेम वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर देना है अमाउंट पे, एंटर, बेसलाइन डेट आज का डेट डाल सकते हैं, एंटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सिमुलेट करना है। देखिए सिमुलेट में क्या हुआ, जीआरआर हमारा डेबिट हो गया और वेंडर को क्रेडिट हो गया है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ये जीएल कहाँ से पिक कर रहा है, कौन सा अकाउंट की से हिट कर रहा है, जो हमारा वेंडर हिट कर रहा है और जीआरआर कर रहा है। तो वेंडर कहाँ से हिट कर रहा है, क्योंकि हमने रिकॉन्सिलिएशन डाला है वेंडर में, यहाँ पे हमारा वेंडर है 910 एसीसी सीमेंट, यहाँ पे वेंडर है, ठीक है। तो पीओ में जो वेंडर है वो हिट कर रहा है और उसके साथ कौन सा जीएल हिट कर रहा है, जीआरआर। जीआरआर कहाँ पे मैप है, जीआरआर कहाँ में मैप है, WRX में मैप है ना, जीआरआर क्लियरिंग। और वेंडर का, हाँ, और वेंडर का जो जीएल है ये जो 6002, लेकिन हमारा वेंडर का कोड क्या है 910, लेकिन यहाँ पे जीएल हिट कर रहा है 6002। ये ऑटोमेटिकली कैसे पिक कर रहा है, तो कोई भी डोमेस्टिक वेंडर लेंगे, कोई भी ये वेंडर लेंगे, उसका यही जीएल पिक करेगा। कैसे करेगा, कहाँ पे डिटरमाइन है ये वाला अकाउंट, जैसे वेंडर को हम खोलते हैं यहाँ पे एक्स के, जब वेंडर क्रिएट करते तब डालते हैं, हाँ वेंडर जब क्रिएट करते हैं तो वो डालते हैं कौन सा जगह में, रिकॉन्सिलिएशन में, ठीक है। अकाउंट इन्फो में रिकॉन्सिलिएशन यहाँ पे मैप है, ठीक है। तो जब वेंडर बनाते हैं रिकॉन्सिलिएशन इसलिए डालते हैं ताकि वो वेंडर ऑटोमेटिकली हमारे जीएल को डिटरमाइन करे कि कौन सा जीएल में पोस्ट होगा, ठीक है। तो ये है मीगो का मतलब डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिकली पिक करने का, मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मीगो। अभी पीओ में देखेंगे मीगो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, रिफ्रेश बैक करेंगे या फिर से इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अभी, ठीक है। ये आ गया हमारा इनवॉइस रिसीव्ड। अभी इनवॉइस रिसीव्ड हो गया। अभी तो मतलब ऑटोमेटिकली हम पेमेंट के लिए कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पेमेंट के लिए टी कोड क्या है /n/f-53। तो f-53 करने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे वेंडर में उतना का बैलेंसेस दिखा रहा है कि नहीं। वेंडर का बैलेंस देखने के लिए FBL1N में जाएंगे, FBL1N इसमें जाएंगे, इसमें वेंडर को डालेंगे और ऑल आइटम में सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है देखिए 24,000, यही अभी मैंने गुड रिसीव करा था, 24,000 का गुड रिसीव करा था, ठीक है। तो अभी 24,000 का क्या करना है, मुझे पेमेंट करना है। RE डॉक्यूमेंट टाइप का मतलब होता है इनवॉइस रिसीव, KZ मतलब होता है वेंडर पेमेंट, ठीक है। तो अभी मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे लाइक यहाँ पे लिख सकते हैं नरेशन पेमेंट मेड टू दिस वेंडर, यहाँ पे KZ रहेगा डॉक्यूमेंट टाइप। यहाँ भी ऑटोमेटिकली GL कैसे डिटरमाइन होगा देखिए, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये बैंक अकाउंट हमारा, अमाउंट कितना था 24,000, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डेट आज का डेट दे देंगे, प्रॉफिट सेंटर, टेक्स्ट, वेंडर कोड एंड प्रेस एंटर। ये आ गया 24,000, ठीक है। इसको क्या करेंगे, डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। डबल क्लिक करने से यहाँ पे आपका असाइंड हो जाएगा। अगर डबल क्लिक नहीं करेंगे तो यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। इसीलिए डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सिमुलेट करेंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट हो रहा है और ACC सीमेंट अकाउंट हो रहा है, मतलब पेमेंट हो रहा है। इसको सेव कर देंगे। अभी क्या हुआ, पेमेंट पोस्ट हो गया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करके दिखाता हूँ फिर से। ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया, लेकिन एक्चुअल GL इसके साथ कुछ और ही है, दूसरा कुछ GL है इसके साथ। देखिए यहाँ पे GL व्यू में क्लिक करेंगे, ठीक है। GL व्यू में क्लिक करेंगे तो एक्चुअल GL जो है इसके साथ मैप वो दिखा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल GL क्या है 6002, ये हमारा कहाँ मैप था, वही रिकॉन्सिलिएशन में। तो ऑटोमेटिकली रिकॉन्सिलिएशन डेबिट क्रेडिट होके 0 हो गया और हमारा बैंक से पैसा चला गया, वेंडर को यहाँ पे डेबिट हो गया, ठीक है। बैंक से माइनस और वेंडर को प्लस, मतलब वेंडर को पैसा मिल गया। अभी जब हम वेंडर का लेजर यहाँ देखेंगे, ये 24,000 यहाँ बैलेंस दिख रहा है नीचे में, ये बैलेंस पूरा 0 हो जाएगा। और ये जो रेड आइटम यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं ओपन आइटम। ये ओपन आइटम क्लियर आइटम हो जाएगा। क्लियर आइटम मतलब ये ग्रीन, ठीक है, ये ओपन आइटम है। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं, हो गया। यहाँ से पेमेंट हो गया 24,000। RE मतलब इनवॉइस, KZ मतलब वेंडर पेमेंट। यहाँ पे बैलेंस हो गया 0, ठीक है। तो ये मैं बताया आप लोगों को अकाउंट डिटर्मिनेशन, ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन।
एंड आप लोगों को बताया मैंने सोर्स लिस्ट। ये दोनों आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा और कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम है तो बोलिए। सर ये अकाउंट्स बोला एक बार कल और दोबारा समझाना। ये अकाउंट डिटर्मिनेशन, यस सर। ओके ठीक है। सर पोस्टिंग की और अकाउंटिंग की में क्या डिफरेंस है? पोस्टिंग की और अकाउंटिंग की, ओके गुड क्वेश्चन, अच्छा है। देखिए F-02 से मैं एक डॉक्यूमेंट, ये FI वाले डॉक्यूमेंट GL टू GL पोस्टिंग करते हैं। यहाँ पे आपको सारा पोस्टिंग की मिल जाता है, ड्रॉप डाउन करेंगे पोस्टिंग की में, ये सारा पोस्टिंग की है, ठीक है। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड रहता है सारा सिस्टम में, सारा SAP में स्टैंडर्ड यूज होता है। अगर कुछ अलग चाहिए तो हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है जनरली, ये सारा स्टैंडर्ड रहता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, पोस्टिंग की। पोस्टिंग की 2 डिजिट नंबर रहता है और कुछ नहीं। वो नंबर क्या इंडिकेट करता है कि अकाउंट टाइप हमारा सी मतलब कस्टमर, V मतलब वेंडर, A मतलब एसेट, G मतलब GL, M मतलब मटेरियल। तो ये हमारा अकाउंट टाइप है, ठीक है। ये तो मैं एक बार बताया था आप लोगों को कि अकाउंट टाइप हमारा CVMGS, S नहीं है इसमें, S मतलब GL होता है, यहाँ G दिया है, ठीक है। A मतलब एसेट। तो यहाँ पे जो भी अकाउंट की आपको यहाँ पे दिख रहा है, पोस्टिंग की दिख रहा है, उसका ये अकाउंट टाइप है। इससे हम पता कर सकते हैं ये वेंडर है, कस्टमर है, मटेरियल है या एसेट है, किसके लिए यूज करेंगे। तो वो अकाउंट टाइप से हम पता करेंगे। उसके बाद ये डीसी का मतलब क्या होता है, डीसी का मतलब होता है डेबिट क्रेडिट। ये हमारा पोस्टिंग की का मतलब हो गया 01। सी मतलब है कस्टमर, डी मतलब है डेबिट, मतलब कस्टमर को अगर डेबिट करना है और इनवॉइस हम पोस्ट कर रहे हैं तो हम 01 सिलेक्ट करेंगे। अगर हम रिवर्स कर रहे हैं क्रेडिट मेमो तो कस्टमर का है तो डेबिट करना है तो CD करेंगे, ये वाला करेंगे। अगर हम GL को डेबिट कर रहे हैं तो 40-50 यूज करेंगे। 40 मतलब G फॉर GL, D फॉर डेबिट, 50 मतलब G फॉर GL, C फॉर क्रेडिट। तो GL को क्रेडिट कर रहे हैं, GL को डेबिट कर रहे हैं। V मतलब वेंडर, वेंडर का अगर पेमेंट क्लियरिंग कर रहे हैं, लास्ट पेमेंट कर रहे हैं तो 38, V फॉर वेंडर, C फॉर क्रेडिट, V फॉर वेंडर, D फॉर डेबिट, ओके। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये थोड़ा दिमाग लगा के यहाँ पे समझना होगा कौन सा पोस्टिंग की यूज होगा, ठीक है। सपोज एसेट का हमारा पोस्टिंग हो रहा है, ठीक है, एसेट डेबिट होगा और एसेट क्रेडिट होगा, कौन सा पोस्टिंग की यूज होगा? 70-75 हाँ बोलिए। 70-75 दिखा रहा था। राइट, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है ये 70-75 यहाँ पे। A फॉर एसेट, D फॉर डेबिट एंड F फॉर एसेट, C फॉर क्रेडिट। करेक्ट बोला आपने, यही डेबिट क्रेडिट एसेट के लिए यूज होगा, ठीक है। और बाकी देखिए कोई यूजर यहाँ पे ऑलरेडी खुद से बना लिया है, लेकिन इसका जरूरत नहीं है, ये सब बेकार का काम है। यहाँ पे जो जो बना लिया है ये सब जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना जो 99 जो पोस्टिंग की यहाँ पे दिया गया है सिस्टम में, वही इनफ है, उसी में आपका सारा काम हो जाता है जितना एंट्री करना है, ठीक है। तो ये पोस्टिंग की हो गया। ट्रांजेक्शन की क्या हो गया, ट्रांजेक्शन की हो गया जो हम OBYC में सेटिंग में, OBYC इसमें हम यूज करते हैं ये ट्रांजेक्शन की। ये ट्रांजेक्शन की कैसे डिटरमाइन करता है, देखिए जैसे कि ये ट्रांजेक्शन की है हमारा BSX, GBB ऑफसेटिंग इन्वेंट्री पोस्टिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे PRD जो मैं बताया, यहाँ पे PRD है, WRX है। तो ये सब अकाउंट की सिस्टम में स्टैंडर्ड है, ये सब हमने बनाया नहीं है, ये ऑटोमेटिकली SAP जब इम्प्लीमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली ये सब आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये बिजनेस एक्चुअली रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिस्टम डिजाइन किया गया है। तो ये अगर हमको नया बनाना है तो भी हम नया बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नया नहीं बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए WRX, ये सब जो ट्रांजेक्शन की है 3 डिजिट का होता है, ठीक है, 3 डिजिट से ज्यादा नहीं होता है। और इसमें क्या है, ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन का यहाँ पे देखिए चेक लगा हुआ है, ठीक है। ये भी इसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम जो रॉ मटेरियल के लिए, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए जो भी अकाउंट डिटर्मिनेशन को सिलेक्ट किया है वो सब ऑटोमेटिकली होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे WRX डबल क्लिक करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट देंगे, तो यहाँ पे क्या है, वैल्यूएशन क्लास और अकाउंट ग्रुप, ठीक है। ये यहाँ पे ये करते हैं। और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, कौन सा GL जो वहाँ पे था ना, पोस्टिंग की था हमारा एंट्री में, ये यहीं से डिटरमाइन होता है, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। GR जो है हमारा डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ये यहाँ पे रूल्स है, इसका रूल्स है, वैल्यूएशन क्लास के साथ लिंक है, ठीक है। ये सब यहाँ पे सिस्टम में ये सब मैप करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन।
सर कल परचेज इन्फो रिकॉर्ड जरूर करवा देना सर दोबारा आ रही है। परचेज इन्फो रिकॉर्ड, ओके। यस सर। भाई परचेज इन्फो रिकॉर्ड कुछ नहीं है। प्रोसीजर हो गया। एक सेकंड रुको, मैं परचेज इन्फो रिकॉर्ड अभी बता देता हूँ। वो कुछ भी नहीं है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट ही बाकी है, 5 मिनट में बता देता हूँ। देखो परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्या है, ME11। यहाँ पे हम इन्फो रिकॉर्ड बनाते हैं। इन्फो रिकॉर्ड का मतलब क्या है, जस्ट वेंडर और मटेरियल का कॉम्बिनेशन में एक प्राइस है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वेंडर ए, वेंडर बी, वेंडर सी, ये तीनों मिलकर सप्लाई कर रहा है, मान लो सीमेंट, ये भी सीमेंट, ये भी सीमेंट, तीनों सप्लाई कर रहा है। इसका रेट है 650, इसका रेट है 550, इसका रेट है 450। ये तीनों का अलग अलग रेट है, ठीक है। तो तीनों का अलग अलग रेट है सिस्टम में, मटेरियल तीनों का सेम है और प्राइस जो है डिफरेंस है। तो मैं जो चाहता हूँ सिस्टम में, जब भी मैं बी वेंडर को सिलेक्ट करूँ और इस मटेरियल के लिए मैं सिलेक्ट करूँ तो ऑटोमेटिकली ये प्राइस पिक हो जाना चाहिए। तो हमें क्या है कि मतलब कोई भी यूजर को बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि आपको प्राइस क्या लेना है। इस मटेरियल को जो ऑर्डर कर रहे हैं हम, परचेज ऑर्डर बना रहे हैं, तो उसका प्राइस क्या है। सपोज मैंने 3 वेंडर से कोटेशन ले लिया, ये ए बी से कोटेशन ले लिया, सी से कोटेशन ले लिया, ठीक है। कोटेशन में क्या पता चला, ये 650, ये 550, ये 450 प्राइस रखा है। अभी मैं आपको बोलूंगा ठीक है, बी वेंडर जो L1 वेंडर है उसको दे दो। आप किसको ऑर्डर दोगे, L1 वेंडर कौन है इसमें भाई? L1 कौन है इसमें, लोअर वन कौन है, सी सर, सी। यस एग्जैक्टली। तो सी को हम ऑर्डर देंगे। तो जब भी हम सी वेंडर को सिलेक्ट करेंगे और इस मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा प्राइस है ऑटोमेटिकली पीओ में आ जाना चाहिए, मुझे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, गलती यहाँ पे नहीं होगी, ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम को पता चलेगा कि क्या प्राइस लेना है, ठीक है। अभी तो मैं एक बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये वेंडर है, मटेरियल क्या है, ACC, ये मान लो ये सीमेंट ले लेता हूँ या फिर ACC ये ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ परचेजिंग डाल देंगे MISL, यहाँ पे डाल देंगे MISL। इन्फो रिकॉर्ड यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे। अभी देखो यहाँ पे इन्फो कैटेगरी है, स्टैंडर्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग पाइपलाइन कंसाइनमेंट। स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल मटेरियल जो भी है, जो भी मैंने जनरल आइटम, स्पेयर आइटम, वट एवर इट इज, ये सब आएगा स्टैंडर्ड में। सो सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या आएगा, सपोज मैं सेमी फिनिश गुड्स वेंडर को देता हूँ और वेंडर मुझे उसके बदले में फिनिश गुड्स प्रोवाइड करता है, तो उस केस में सब कॉन्ट्रैक्टिंग में हम सेट करेंगे। अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए मैप कर रहे हैं इन्फो रिकॉर्ड। तो पाइपलाइन क्या होता है, पाइपलाइन का मतलब होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई हम ले रहे हैं तो उसको स्टोर नहीं कर सकते, जिसका डायरेक्ट कंजम्पशन हमको करना है, डायरेक्ट कंजम्पशन करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, हाँ इस तरह से गैस हो गया। तो ये सब जो कुछ मटेरियल ऐसा है जिसको हम मतलब स्टोर करके नहीं रख सकते, डायरेक्ट यूज करना है, तो उस केस में हम पाइपलाइन करेंगे, ठीक है। जितना कंजम्पशन करेंगे उतना का बिल बनेगा, उतना का हमको गुड रिसीव करना है। कंसाइनमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे मैं मान लो फ्लैट बना रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो कंपाउंड है, फ्लैट का कंपाउंड है, उसी के अंदर में वेंडर क्या करेगा, अपना मटेरियल रख देगा। सपोज ब्रिक्स लगेगा मुझे, ठीक है, तो वो 1 लाख ब्रिक्स लाके रख देगा और मुझे बोलेगा कि जितना आप ब्रिक्स यहाँ से यूज करोगे उतना का ही पैसा आप मुझे पे करते जाना। तो उस केस में क्या है, कंसाइनमेंट, ठीक है। समझ में आ गया चारों? तो स्टैंडर्ड में चलते हैं, ठीक है सर यस सर। यस। अभी स्टैंडर्ड में गए, स्टैंडर्ड में जाके एंटर, परचेज ऑर्डर ऑलरेडी मैप्ड, ओके। परचेज रिकॉर्ड, इसमें इन्फो रिकॉर्ड ऑलरेडी मैप्ड है। मैं यहाँ पे दूसरा मटेरियल ले लेता हूँ, इसमें तो ऑलरेडी मैप किया हुआ है, जिसमें नहीं है उसमें करेंगे। सपोज यहाँ पे बियरिंग ले लेता हूँ 6520, एंटर। मटेरियल डिफर फ्रॉम दिस इन्फो रिकॉर्ड्स। अभी ये वेंडर तो वो मटेरियल पे फिक्स हो गया ना, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, इसको चेंज कर देता हूँ। इन्फो रिकॉर्ड, सोर्स लिस्ट, ये सब भाई बहुत छोटा चीज है, आप एक बार खुद से ट्राई करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी इसका यूज क्या है। वेंडर डिफर फ्रॉम वेंडर 99 द इन्फो रिकॉर्ड। ऑलरेडी इन्फो रिकॉर्ड हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा ना, इसको हटाओ अभी, ठीक है, एंटर। अभी घुस गए। देखो यहाँ पे बहुत क्रिटिकल डेटा नहीं है, यहाँ पे सिंपल डेटा है। जैसे कुछ वारंटी देता है वेंडर,
30 डेज का, 40 डेज का, 2-3 वारंटी अगर है मेरा मटेरियल का, तो वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि कितना एक्सपायरी डेट क्या है मटेरियल का, ठीक है। उसके बाद वेंडर जो है हमारा, जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं, वो भी अगर कोई ईआरपी यूज कर रहा है तो वो भी एक मटेरियल कोड मेंटेन कर रहा होगा। सपोज वो भी एसएपी यूज कर रहा है या ओरेकल यूज कर रहा है या टैली यूज कर रहा है, तो वो भी अगर एक मटेरियल कोड बता देगा कि मेरा मटेरियल कोड ये है, तो मैं उसको यहाँ पे मैप करके रख सकता हूँ। वेंडर का सब रेंज अगर कुछ है, कुछ रेंज है मटेरियल का, किस रेंज का मटेरियल है, तो वो हम यहाँ पे मैप कर सकते हैं। कई वेंडर शॉर्ट नंबर, ये कुछ वेंडर का सीरियल नंबर शॉर्ट का कुछ रहेगा तो यहाँ पे डाल सकते हैं। मतलब वेंडर से रिलेटेड ये सारा डेटा वेंडर प्रोवाइड करता है, अगर उसके पास है तो, नहीं है तो जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। वेंडर का मटेरियल ग्रुप, अगर उसका भी ग्रुप है जैसे हम लोग मेंटेन करते हैं, तो उसको भी यहाँ मेंटेन, सेल्स पर्सन नेम, ठीक है, टेलीफोन नंबर, रिटर्न एजेंट, प्रायर वेंडर, ये सब वेंडर से ये सब डेटा हमें प्रोवाइड होता है। अगर नहीं होता है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेन चीज यहाँ पे, ये ऑर्डर यूनिट ईच ऑटोमेटिकली पिक कर लिया, कहाँ से, मटेरियल से। ये जो मटेरियल हमने बनाया था इसमें ईच मेंटेन करा है, वहीं से पिक कर लिया है। ये कन्वर्सन फैक्टर। जैसे कन्वर्सन फैक्टर का मतलब क्या है, ये वेंडर जो सप्लाई करेगा, सपोज वो बोल रहा है सीमेंट केजी में सप्लाई करेगा, और मैं खरीद रहा हूँ किसमें, बैग में। तो अगर मुझे बैग में ही पेमेंट करना है, बैग में ही मेरा इन्वेंट्री मेंटेन करना है पर बैग्स, तो उस केस में क्या होगा, कन्वर्सन फैक्टर होगा। जितना किलो उसका होता है तो मेरा एक बैग होता है। सपोज उसका 100 केजी, मेरा 1 बैग होता है, तो ये कन्वर्सन फैक्टर यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और जब कन्वर्सन फैक्टर लगाएंगे तो ये नॉट एक्टिव है, इसको 1 लगा के एक्टिव करना रहता है। देखो ये एक्टिव, ठीक है। तो ये यहाँ पे कन्वर्सन फैक्टर एक्टिव हो जाएगा। तो अभी कन्वर्सन फैक्टर छोड़ देते हैं, फिर नहीं लगाते हैं। फिर ये सर्टिफिकेट, अगर वेंडर कोई सर्टिफिकेट देता है, कैटेगरी क्या है उसका, सपोज यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी है, सर्टिफिकेट 1 2 2-3 सर्टिफिकेट है उसका, तो उस कैटेगरी, जैसे सर्टिफाइड मटेरियल भी रहता है ना, तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। वैलिड टू, कब तक वैलिड है वो सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे इंडिया, कंट्री ओरिजिन, किस किस कंट्री पे आपका ये मतलब किस कंट्री से आप ये मटेरियल मंगा रहे हो। उसका स्टेट, कौन से स्टेट से मंगा रहे हो, सपोज यहाँ वेस्ट बंगाल से मंगा रहा हूँ, तो ये मेंटेन कर सकते हैं। नंबर क्या है उसका, पार्ट नंबर वगैरह जो होता है मटेरियल का, वो मेंटेन कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर, कौन सा मैन्युफैक्चरर का मटेरियल है, वो मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद ये जो प्राइस मुझे ये वेंडर ने दिया है, ये कब से कब तक वैलिडिटी है, सप्लाई ऑप्शन, मतलब कब से कब तक, यहाँ पे डेट रहेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे डेट आज से ये वैलिडिटी रहेगा, कब तक, जैसे वो 1 महीना के लिए सेम प्राइस है, फिर 1 महीना के बाद वो बोला कि प्राइस चेंज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे प्राइस चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा में जाना है। यहाँ पे क्या करना है, प्लान डिलीवरी टाइम, मतलब हम जो मटेरियल ले रहे हैं वेंडर से, वो कितने दिन में डिलीवर करेगा। तो सपोज उसने बोला 10 दिन में डिलीवर करूंगा, तो 10 डेज यहाँ पे डाल दिए हैं। परचेजिंग ग्रुप क्या है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, सपोज एक वेंडर है, वो बोला मैं 50, मैं जनरली उससे 50 क्वांटिटी लेता हूँ, तो वो मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया उसके लिए। तो वो बोला कि मिनिमम क्वांटिटी भी एक यहाँ पे मेंटेन करके रख सकते हैं। सपोज वेंडर ने बोला कि मैं 10 क्वांटिटी से कम नहीं सेल करूंगा, 10 से मैं कम ऑर्डर नहीं लूंगा, तो यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेल्फ लाइफ, उसका कितना वारंटी मतलब है, कितना डेज का, यहाँ पे डी मतलब डेज, कितना डेज का वारंटी है। शिपिंग इंस्ट्रक्शन, सपोज मटेरियल क्रिटिकल है, कुछ अलग टाइप का मटेरियल है, सेंसिटिव मटेरियल है, तो उसको अच्छा से पैकेजिंग करना होगा, तो उस पैकेजिंग का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैप करके रख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी, सपोज वेंडर बोलता है कि मैं 500 क्वांटिटी से ज्यादा एट ए टाइम नहीं दे सकता, तो यहाँ पे 500 क्वांटिटीज मैप कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट प्राइस, मेन चीज यही है, प्राइस यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। लाइक हम यहाँ पे अभी करते हैं 1000 रुपीज, ठीक है, और मैं कुछ अल्टर करता हूँ 1050, तो मेरा नेट प्राइस जो रहेगा पर पीस 1050 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं, अगर टैक्स को टैक्स लगता है तो टैक्स लगा सकते हैं, और जीआर बेस्ड यहाँ चेक रहना चाहिए, क्योंकि गुड रिसीव कर रहे हैं तो जीआर बेस्ड, इनवॉइस बेस्ड चेक रहना चाहिए, ठीक है। टैक्स कोड अगर है जैसे 10%, 9%, 18%, वट एवर टैक्स कोड अगर लगाना है तो यहाँ पे लगा सकते हैं इसी जगह में, ये पीओ में कॉपी हो जाएगा। अब कंफर्मेशन कंट्रोल ये यूज होता है वेयरहाउस मैनेजमेंट मॉड्यूल के लिए, जो कि शिपिंग कंडीशन, इनबाउंड आउटबाउंड, वो सब जो होता है उसके लिए है। जैसे शिपिंग नोटिफिकेशन जनरेट हो जाएगा कंफर्मेशन, तो ये WM वेयरहाउस मैनेजमेंट मॉड्यूल जो होता है SAP का, उसके लिए है, ठीक है। और यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है नहीं, ये सब फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सेव करेंगे, ठीक है।
तो अभी हमारा ये परचेज इन्फो रिकॉर्ड जनरेट हो गया है, ठीक है। ये इन्फो रिकॉर्ड आप सेव भी करके रख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी करके रख सकते। मेन है वेंडर और मटेरियल। अभी मैं एक पीओ बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी क्या पर्पस है बनाने का वो पता चल जाएगा, 2 मिनट और लगेगा। देखिए ये पीओ हो गया। वेंडर क्या सिलेक्ट किया था मैंने, 1005। इसी वेंडर को यहाँ पे यूज करेंगे। एंटर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन MISL, परचेजिंग ग्रुप MISL, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल, कौन सा मटेरियल पे मैंने मैप किया है वही मटेरियल लेना है, ये वाला। सपोज ये मटेरियल मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, पीओ क्वांटिटी कितना था, मैक्सिमम 500 था, मैं 250 ऑर्डर करूंगा। प्लांट यहाँ पे MISL एंड स्टोरेज MISL, ठीक है। रिक्वेशनर यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए इन्फो रिकॉर्ड, इन्फो रिकॉर्ड यहाँ पे हम डाल भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा इन्फो रिकॉर्ड इस वेंडर के लिए क्या है। ये देखिए इतना सारा इन्फो रिकॉर्ड यहाँ पे मैप है इस वेंडर से रिलेटेड। तो मेरा यहाँ पे मटेरियल कौन सा है, 13, ठीक है। इसको मैं अभी मेंटेन किया था 416। देखिए यहाँ पे चेंज में जाएंगे, पता चल जाएगा। एंटर, ये 416, ये हमारा इन्फो रिकॉर्ड, ठीक है। तो वही इन्फो रिकॉर्ड यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे वेंडर वाइज। उसके बाद एंटर करेंगे। अभी तक मैंने देखिए प्राइस नहीं डाला है, नेट प्राइस खाली है अभी, ठीक है। अभी जस्ट एंटर प्रेस करते हैं, ये 1050 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, मुझे प्राइस डालने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। यहाँ कंडीशन में भी देख सकते हैं ऑटोमेटिकली प्राइस 1050 आ चुका है। चेक कर देंगे, वार्निंग है पूरा, सेव कर देंगे। सेव, समझ में आ गई। यही है इन्फो रिकॉर्ड, ओनली प्राइस पिकिंग के लिए। यस सर। बस, हाँ बोलिए। सर हमारा ये सोर्स लिस्ट और परचेज इन्फो रिकॉर्ड दोनों हमारे पीओ पे इफेक्ट कर रहे हैं। हाँ लेकिन राइट। दोनों की कुछ एक कंडीशंस हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो क्या होगा? मतलब दोनों, PIR में आपने अभी बताया कि कोई वेंडर 500 से ज्यादा नहीं सप्लाई कर सकता, हमें 600 चाहिए, लेकिन सोर्स लिस्ट में उस ड्यूरेशन के लिए हमने उसी वेंडर को फिक्स करके रखा है। अच्छा क्या होगा? अच्छा, इस केस में ओके, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। फिर PIR को जो है हमको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे PR चेंज में है, तो अभी देखिए यही PR है हमारा जो परचेज इन्फो रिकॉर्ड, यही बनाया था मैंने। यहाँ पे क्या करना होगा, एक्स्ट्रा में क्लिक करना होगा, सोर्स लिस्ट में क्लिक करना होगा, और यहाँ पे वैलिडिटी देना पड़ेगा। कौन सा वैलिडिटी, कब, सेम चीज। सोर्स लिस्ट को यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेंटेन यहाँ पे हो जाएगा, सोर्स लिस्ट भी। तो एट ए टाइम सोर्स लिस्ट एंड PR दोनों को यहाँ पे लिंक करके हम बना सकते हैं। क्लियर है? मतलब क्या है, डायरेक्टली हम सोर्स लिस्ट को PR से लिंक कर सकते हैं। इस जगह में अगर वैलिडिटी डाल देंगे तो यहाँ पे इसी वेंडर से, इसी इन्फो रिकॉर्ड से वैलिडिटी कब से कब तक, सोर्स लिस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेंटेन हो गया ना, इन्फो रिकॉर्ड भी मेंटेन हो गया, सोर्स लिस्ट भी मेंटेन हो गया एक ही टी कोड में, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा में जाके आप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा में जाके सोर्स लिस्ट में जाके, ठीक है। और कोई डाउट है? सर बेसिकली मतलब सोर्स लिस्ट वेंडर को फिक्स करने के लिए हो गया, हाँ, और किस मटेरियल के लिए, और इन्फो इन्फो रिकॉर्ड हो गया प्राइस को फिक्स करना। करेक्ट, सही। हम क्वांटिटी भी कर सकते हैं, राइट? हाँ राइट। इन्फो रिकॉर्ड में आपने बहुत कुछ डाला, आपने प्लान डिलीवरी टाइम डाला कि, हाँ बहुत कुछ डाल दिया सर। हाँ इन्फो रिकॉर्ड बहुत बड़ा चीज है, सोर्स लिस्ट तो छोटा चीज है। ठीक है, आज के लिए एंड करते हैं। नेक्स्ट कल देखता हूँ, क्लास होगा तो कल करेंगे, ठीक है। ओके बाय बाय। सर वो और देखो ना बस कल प्रीवियस क्लास का। हाँ जरूर। प्रीवियस क्लास बस पूरा डाल दो। ओके, ये भी भेज दूंगा आज सबको, और प्रीवियस क्लास का फिर से मैं देख के उस पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो मैं आप सबको भेज दूंगा। ओके बाय बाय, थैंक यू।